जय श्री राम, जय सनातन। भाइयों, इलेक्शन का दौर चल रहा है। मैं तुमने एक बात क्लियर कर दूं। पहली बात कि मैं किसी भी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन भारत का नागरिक हूं, सनातनीय क्षत्रिय हूं। इसलिए मेरा फर्ज बना है कि देश में, समाज में, राष्ट्र के प्रति कोई भी अगर गलत चीज फैल रही है, कोई गलत काम हो रहे हैं, तो उस गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाऊं और अपने समाज को जागरूक करूं। तो दोस्तों, अपने कोई भी किसी भी देश में मान लो कोई भी सरकार हुई, वह कुछ ना कुछ अपने निजी स्वार्थ देखकर जरूर चलेगी। कुछ ना कुछ ऐसे काम वो करेगी। सरकारें हमेशा वही काम कराया करें जो ज्यादातर समाज इच्छा रखे है कि भाई ज्यादातर समाज नु सोचे भाई यो काम हो जाए, हमारा यो हो जाए। ज्यादातर समाज की जो भी ज्यादातर समाज का इंटरेस्ट होता है, तो सरकारें अक्सर वही काम करें, क्योंकि उन्होंने सत्ता में दोबारा आना है और सत्ता में रहते हुए ही परिवर्तन किया जा सकता है। और उन्होंने अगर दोबारा सत्ता में आना है तो समाज के हिसाब से ही कार्य करेगी। वो समाज को देखेगी, समाज क्या चाहता है। लेकिन हमारा समाज, तो नु मान लो इतने लंबे समय से अगर जो भी बाहर के देश हैं, हमारे भारत देश का इतिहास जो भी बाहर के लोग जाने हैं, वे अगर आज हमने देखते होंगे तो हमारे ऊपर हंसते होंगे। वे ये सोचते होंगे, क्या ये वही भारत देश है जिस देश में चाणक्य जैसे महान रणनीतिकार, विक्रमादित्य जैसे महान योद्धा, महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धा, एक से एक योद्धाओं का ये देश आज स्वार्थी और भिखारियों का देश कैसे बन गया? ये सोचकर वे हमारे ऊपर हंसते होंगे। ठीक है, तो आज एक छोटी सी चीज मान के चलो, आप सरकारों से अपनी मांगे रखते क्या हो? ज्यादातर लोगों की यही डिमांड सरकार से ज्यादा रहती है कि वो उन्हें फ्री में बिजली, पानी या जितनी भी चीजें फ्री में, राशन, जितनी भी चीजें ज्यादा हो उसका फ्री मिले। कुछ लोगों की नौकरी की, या फिर और जैसे महंगाई का मुद्दा भी कुछ लोगों के लिए अहम है। ये सारे छोटे छोटे मुद्दे, इनसे अलावा कोई मुद्दा नहीं है आपके पास। लेकिन आपने कभी ये सोचा है, यही मुद्दे सालों दर साल ऐसे ही चलते आते हैं। सरकार इन छोटी छोटी चीजों का फायदा दिखा के आपकी वोट ले लेती है, लेकिन दूसरी तरफ आपके साथ क्या कर रही है आपने कभी सोच के देखा है? सरकार आपसे इन वोटों की क्या कीमत ले रही है? ये जो छोटी छोटी चीजें आपको सरकार भीख के रूप में दे रही है, लेकिन आपसे वापसी में वो क्या ले रही है? कभी सोच के देखा है? मैं बताता हूं क्या ले रही है, हिसाब लगा के देखो। मैं बताता हूं, एक कहावत है, सरकार आपसे ले क्या रही है पता आपको बताऊं? एक कहावत है, नुका अगर 100 सुनार की 1 लोहार की। यह कहावत हमारे समाज, हिंदू समाज में बहुत ज्यादा सूट करे है। बताता हूँ कैसे। एक छोटी सी चीज मान के चलो भाई, कोई भी चीज हुई, हमारी जो हिंदू समाज के लोग हैं ज्यादा करके कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी अपना पेट काट के बेचारे काम धंधा करके बेचारे, और अपना ये सरकारों से ये भीख मांग कर पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ पैसा इकट्ठा करे हैं, कुछ जमीन लेवे हैं, ठीक है ना, कुछ थोड़ा बहुत अपने बड़ा का मकान मकून बना दे हैं। तो यही एक सर्कल चलता रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन सरकार क्या करती है? जो ये सरकार थी, खासकर कांग्रेस सरकार के ऊपर मैं ये चीज खुल कर कहना चाहूंगा, कांग्रेस सरकार ने आपके ऊपर ऐसे ऐसे कानून बनाकर थोप दिए हैं कि आपकी बरसों की, आपकी दादा लाई जमीन भी आपकी नहीं है। अरे 1947 में बंटवारा कर दिया, किसी ने कही थी? हिंदू समाज ने तो नहीं चाहा था बंटवारा, लेकिन उसके हिंदू समाज के ना चाहने के बावजूद मजहब के नाम पर एक अलग देश दे दिया गया और 13% मुसलमानों को भारत के भूभाग का लगभग 25% हिस्सा सौंप दिया गया। अरे आधे से ज्यादा। अरे जितनी उनकी आप बंटवारा करोगे, मान लो आप अपने घर में बंटवारा करो, चलो उनको अभी उनका आजादी की लड़ाई में रोल था तो कोई बात नहीं, हमारे 4 बालक है, अगर हम बंटवारा करेंगे 4 वन बराबर है तो देंगे, या एक नादा दे दोगे? उन 13% मुसलमानों को भारत के भूभाग का 25% हिस्सा देने का क्या मतलब था? लेकिन उसके बाद इनका एजेंडा रुका नहीं। उसके बाद इन्होंने इनको यहां रहने की अनुमति दी, क्योंकि इनका टारगेट पूरे भारत को अपना अधीन करना है, पूरे भारत का इस्लामीकरण करना है। उसी टारगेट पर ये चल रहे हैं, इसीलिए इन्होंने यहां रह के, और हमारी सत्ता के दलालों ने इनको यहां रहने की अनुमति भी दे दी। अरे 21 लाख प्लस लोगों की लाशों के ऊपर मजहब के आधार पर एक अलग देश दे रहे हो, फिर भी इनको यहां रख रहे हो। और आधे से ज्यादा जो इनके बाटा आना था उससे डबल जमीन दे दी, फिर भी यहां रख रहे हो इनको। शर्म आनी चाहिए तुमने।
और उसके बाद वक्फ बोर्ड पे कांग्रेस ही अमेंडमेंट करने वाली है। 1995 में अमेंडमेंट करे उसमें, और 2013 में कानून बना के हमारी छाती पे धरती आए हो, ठीक है ना। आप एक बार सर्च करके देखना, आज के टाइम पे संचार क्रांति का दौर है, युवा को खासकर गुमराह नहीं किया जा सकता। अब सर्च करके देखो वक्फ बोर्ड की धारा 40 और धारा 36 क्या कहती है। आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। वक्फ बोर्ड की धारा 40 ये कहती है, आपकी कोई भी जमीन है, कितनी भी जमीन है, चाहे वो 100 गज है, चाहे वो 1000 किले हैं, और आपका दादा लाई है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके नाम ट्रांसफर होती आ रही है। लेकिन वक्फ बोर्ड के सिर्फ 2 आदमी चाहिए, वे 2 जाहिल आदमी मौलाना। आगे अगर ये कम है कि भाई हमें लगता है, आज दे फील कि हमें लगा है ये जमीन हमारी है, तो वो जिला मजिस्ट्रेट को और एरिया के एसपी को डायरेक्ट ऑर्डर देंगे, कोई रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। कानून में है ये चीज लिखता है, वे जिला मजिस्ट्रेट को और वहाँ के एसपी को ऑर्डर देंगे, 24 घंटे में हमारे चुतरा बलाद मार के हमें बचा दिया जाएगा वहां से, और अब भी उनको सौंप दी जाएगी, मतलब जमीन उनके अधीन कर दी जाएगी। या वो करोगे रहे, या भीख मांग के यो इकट्ठा करे तुमने, और इन राजनेताओं के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते तुम। वक्फ बोर्ड का सुनो मेरी बात, जीजा भाई ने उन्होंने लगता हो उसकी धारा 36 ये कहती है कि आप अपने दादा लाई पेपरों को लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते। आपको अगर अपील करनी है तो मुस्लिम का अलग से क्रिमिनल लॉ बना रखा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के उसमें अलग से कोर्ट का गठन कर रखा है, उसी में जाकर आप अपील करोगे। जिनने हमारे पर जमीन ली है क्या वे हमारे को जमीन वापस देंगे, हमारी सुनवाई करेंगे? तो इतने खतरनाक पहले तो एक्ट 1991 के नाम से कानून बना के हमारे ऊपर थोप दिया, इतने ज्यादा आ रहे 20+ धारा हमारे संविधान में सनातन हिंदू के खिलाफ है। लेकिन नहीं पर तुमने तो भीख मांगनी है। जिस भाई ने लगता हो ये कानून झूठे हैं, जो मैं वक्फ बोर्ड का जो चीज बना रहा हूँ उसका जीता जाता हूँ उदाहरण दूंगा तुमने। इन्होंने कानून बना कर रखे हैं और समय समय पे जब जरूरत पड़ी है अपने इनको समय पे इस्तेमाल करे हैं, अपना बना कर रख लिया। जब इनकी आबादी बढ़ेगी तब इन कानूनों का असली रूप दिखाओगे आप, तो ये तब आपसे अपने असली रंग में आके आपको कुचलने का काम करेंगे इन्हीं कानूनों के जरिए, और आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये वीडियो देखो आप कि वक्फ बोर्ड किस तरह अपना लैंड जिहाद फैलाने लग रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत पर लगातार एक मुहिम के तहत हम इस देश के अंदर, सेक्युलर देश के अंदर वक्फ कानून को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि क्या एक सेक्युलर देश में एक धर्म विशेष को कुछ खास अधिकार मिलने चाहिए। और जब हमने इस पर चर्चा की और इसके बारे में और जानकारियां जुटाने की कोशिश की, तो देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें आने लगीं जिसको लेकर जब बातें होने लगीं तो ये यकीन बढ़ने लगा कि देश में इस कानून को लेकर बहस और आगे जानी चाहिए, और वक्फ के अंदर भी अगर कुछ गड़बड़ियां हैं जिससे मुसलमान भी प्रभावित हो रहा है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। तमिलनाडु में एक गांव जो हिंदू बहुल गांव है उसको वक्फ की प्रॉपर्टी बता दिया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे केसेस निकल आए जहां चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर पार्क है उसको वक्फ की प्रॉपर्टी बता दिया गया। अलग अलग जगह, दिल्ली, कहीं आप कहीं की बात कर लीजिए, ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। और इसीलिए आज हम इस वक्फ एक्ट वो जरिया बन चुका है जिससे जमीनों पर कब्जा होने के आरोप लगते हैं। 1-2 प्रॉपर्टी नहीं, पूरा का पूरा गांव वक्फ की संपत्ति बना दिया जा रहा है। तमिलनाडु के त्रिची जिले में ऐसा ही एक मामला सामने आया। त्रिची जिले में एक गांव है तिरुचेंतुरई, ऐसा गांव है कि ये पूरा गांव ही वक्फ संपत्ति घोषित हो गया, पूरा गांव वक्फ संपत्ति हो गया। वक्फ क्या मतलब आपको समझाया था, वक्फ का मतलब होता है दान। ऐसा कैसा गांव है जी कि पूरा किसी ने दान कर दिया गांव, तो पूरा का पूरा गांव जो है वो वक्फ की संपत्ति है। और गांव कौन सा है? वो गांव वो है जहां हिंदू बड़ी आबादी रहती है, हिंदू बहुल गांव है, और वो पूरा वक्फ की संपत्ति हो गया। यानी इस गांव का कोई निवासी अपनी ही संपत्ति बेच नहीं सकता। इस मामले का खुलासा कैसे हुआ ये सुनिए। इस गांव में राजगोपाल नाम के एक शख्स ने अपनी 1 एकड़ जमीन बेचने का फैसला किया। जमीन की रजिस्ट्री के लिए जब वो रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि जमीन वक्फ हो चुकी बॉस, और उसका मालिकाना हक तो वक्फ बोर्ड के पास है। जमीन बेचने के लिए वक्फ बोर्ड चेन्नई से एनओसी लेना होगा। राजगोपाल का दावा है कि उन्होंने रजिस्ट्रार से पूछा कि अपनी ही जमीन बेचने के लिए वक्फ बोर्ड से एनओसी लेने की क्या जरूरत है। इस पर रजिस्ट्रार ने वक्फ बोर्ड के पत्र का हवाला देते हुए कहा,
कि तिरुचेंतुरई गांव में किसी भी भूमि की बिक्री के लिए चेन्नई में वक्फ बोर्ड से एनओसी की आवश्यकता होती है। वक्फ बोर्ड ने भू अभिलेख विभाग को पत्र और दस्तावेज द्वारा सूचित किया है कि यह पूरा गांव उसका है। जो व्यक्ति गांव की जमीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आते हैं उन्हें वक्फ बोर्ड से एनओसी प्राप्त करना पड़ेगा। अरे एक बात बताओ, मतलब जब अब मैनू बेरा लगेगा, क्योंकि ये काम करेंगे, ठीक है ना। अब भाई किसी भी गांव पे, किसी भी शहर पे इसी तरह दावा करके, अरे कल ना वो रामी के नाम था, ये इतने रामी के वो दिल्ली में वो ड्रामेबाज के को है। अब भाई मुंबई में भारत के अमीर आदमी का घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे है। अरे वक्फ बोर्ड कानून ही ऐसा बना रखा है, अगर देखा जाओ तो तेरा खुद का घर भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे है। किस भूल में है तू, ठीक है ना। भारत की सुप्रीम कोर्ट, कोई भारत की 1 इंच जमीन नहीं बच रही। वक्फ बोर्ड कानून को इतना खतरनाक बना रखा है, जिस चीज पे दावा ठोक देंगे उस चीज को इनके अधीन करना पड़ेगा, क्योंकि कानून में लिख दिए ये चीजें। अर्थ हम अपने फ्री की रेवड़ी इकट्ठी करते रह गए। ठीक है, आज के टाइम पर भी क्या ड्रामा चल रहा है। कदे तो हरियाणा में नु कहते हैं भाई हमारा तो दीपेंद्र बहुत बढ़िया है, हमारा तो हुड्डा बहुत बढ़िया है। हर एक स्टेट वाइज कोई ना कोई ऐसा चेहरा जरूर बना रखा है इन्होंने कि ऊपर तो मोदी ठीक से है, लेकिन नीचे है ना हमारा दीपेंद्र आ जाए ना तो हमारे ये काम हो जाए। अरे काम हो जाए, एक बात बता दो, ये दीपेंद्र हमारा दीपेंद्र इतना बढ़िया है, अपने आप ने क्षत्रिय मानना है, तो उस दीपेंद्र तो जाकर बुझो ना, इलेक्शन तो पहले बुझो ना कि भाई अगर 1% थारी सरकार आवा है या तू सत्ता में आवा है, तो ये वक्फ बोर्ड और ये जितने भी कानून पहले से 1991, ठीक है, ये जितने भी कानून बन रहे हैं जो हिंदुआ के खिलाफ है, क्या इनके खिलाफ तो आवाज उठाओगा? इनके खिलाफ मतलब इनके समर्थन में खड़ा होगा? पूछ के देखो। लेकिन अगर कांग्रेस आती है तो क्या इन कानूनों को हटवाओगा? अरे ये न हटवाने होते ना तो ये लागू नहीं होने देते, ठीक है ना। अरे यो नहीं था 2013 में, इसका बाबू तो सत्ता में था, दीपेंद्र हुड्डा तो सत्ता में था, एक आवाज भी उठाई, ठीक है। ये झूठे चीज किसान आंदोलन के ऊपर, ये कृषि कानून के ऊपर झूठी अफवाह फैला गए, थारे हक में खड़े हो गए। लेकिन ये सच्चा इतना खतरनाक कानून हमारी छाती पर बनाकर धर दिया इनने, इसके खिलाफ खड़े नहीं हुए, इसके खिलाफ एक आवाज तक नहीं उठाई इनने। अरे वो झूठा भी नहीं बताया कि भाई हम वहां कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये ऐसे ऐसे कानून बनकर थारे ऊपर जो हमारी आने वाली नस्लों का नाश करने के लिए बना दिए, इनके खिलाफ आवाज उठा लो, बाहर आ गए, न झूठी भी नहीं कही। एक चीज और बता दूं, वोट एक ऐसी ताकत है जिससे सब मतलब सरकारों को अपने हिसाब से चलाया जा सकता है। अपनी वोट की ताकत, अगर हमारी वोट की ताकत एकजुट है तो हम अपनी मन मर्जी के काम करवा सकते हैं, सारी चीज करवा सकते हैं। लेकिन आप अपनी वोट की ताकत को भीख मांगने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, फ्री की रेवड़ी बटोरने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। कितने दिन और कर लोगे? 5 से 10 साल और आपके पास, फिर आपकी ये मतलब वोट आपके लिए भीख मांगने का भी काम नहीं करेगी, क्योंकि मुस्लिम लोग बहुसंख्यक हो जाएंगे, मुस्लिम वोट बैंक इतना मजबूत हो जाएगा, आपकी वोट की जरूरत ही नहीं रहनी। फिर अपनी इसी तीसी करा लियो, फिर चौराहे दर चौराहे आपके बच्चों की गर्दनें काटी जाओगी, क्योंकि हर एक देश का है। कितने ज्यादा एग्जाम्पल है, 57 देश का एग्जाम्पल हमारे सामने रहा, लेकिन हमारी आंख इतनी मिच रही है कि मतलब क्यों करे भी इन चीजों ने देखना नहीं चाह रहे, या हमारा स्वार्थी चीज ना आगे नहीं आने दे रहा, दिखन नहीं दे रहा हमने। अरे 57 देश में वहां भी तो कोई अलग मजहब के, अलग धर्म के कोई तो लोग होंगे, कित गए भाई वे। उसके बाद जिस दिन की आबादी बढ़ी है, कोई से एरिया का रिकॉर्ड उठा के देख लो तुम, कश्मीर का नरसंहार नहीं देखा तुमने? अरे हम इन चीजा ने ये बेरा के उस चीज ना उस चीज ने धुंधलीकरण खातर झूठ का उसका सहारा ले हुए हैं। द कश्मीर फाइल मूवी देख कर देखियो, ठीक है ना, उसमें क्लियर लिखा हुआ है यह एक सत्य घटना पर आधारित है। अगर सत्य नहीं होती तो कहीं भी बाहर जाकर, भारत में नहीं कहीं बाहर जाकर यूएनओ में भी इस चीज का केस दर्ज करवा सकते हैं कि भाई हमारे समाज के ऊपर ये इतना ज्यादा कलंक लगा, क्यों जब यह बात सच्ची नहीं थी तो कर सकेंगे। लेकिन करे क्यों करे? क्योंकि सच्चाई है, और सच्चाई भी पूरी नहीं है ये, क्योंकि फिल्मों की अपनी एक मर्यादा आग्रह है, उस तक बढ़कर नहीं दिखा सकते, उस दायरे में रह गए। सेंसर बोर्ड की इनकी अपनी एक मर्यादा है, उसी दायरे में दिखाना पड़ेगा इन्हें। और यह तो उस एक छोटी सी चीज मान के चलिए तुम, यह जो द कश्मीर फाइल जो मूवी बन रही है ना, यह एक ऐसे परिवार की मूवी है जिस परिवार के डायरेक्ट एसपी, डीएसपी
और जजा के ला डायरेक्ट संपर्क थे और 1200 भी गए, मतलब उनके बाग होया करते, इतना ज्यादा पावरफुल लोग थे, बहुत बढ़िया। उनके ला इतनी गंदी बनी है तो आम जनता के लिए क्यों होगा रहे? अरे कति भूल गए रे, थारा स्वार्थ अपने आप ने क्षत्रिय को होता में, थारा स्वार्थ इन चीजों ने। अरे उन हमारी केरल की बहन बेटिया की के बलिदान उनके वे व्यर्थ जाओगे रे? अरे डायरेक्ट एक्शन डे के नाम था हिंदुओं का नरसंहार और कितने ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया गया, सब चीज भूल गए रे तुम। आज अपनी भीख मांगने के चक्कर में हंड लाग रहे हो। तुमने यो बैम होगा ना कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है? अब हिंदू इतना वो है, हिंदू और बढ़ेगा। आंकड़े पिछले 60-65 साल के आंकड़े ठाक देखो, ले मैं वीडियो में दिखाता हूं तुमने, देखो इन आंकड़े, हिंदू कितना घटा है और मुसलमान कितने % बढ़ा है। अब मैं आपको जो खबर दिखाने जा रहा हूं वो कुछ ही घंटे पहले हमारे पास आई है और हो सकता है कि कल के अखबारों में आप इसके बारे में विस्तार से पढ़ें, लेकिन इस खबर को देखने के बाद आप कुछ देर के लिए जरूर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने 167 देशों की स्टडी करने के बाद आबादी के धार्मिक आंकड़े की रिपोर्ट जारी की है। साल 1950 से लेकर 2015 तक की जनसंख्या के आधार पर तैयार की गई इस रिपोर्ट में यह पता चला है कि भारत में बहुसंख्यकों की आबादी घटी है और अल्पसंख्यकों की आबादी काफी ज्यादा बढ़ी है। 65 साल का सच यह है कि हिंदू इस दौरान 6.62% घटे हैं और मुस्लिमों की आबादी 43.15% बढ़ी है। आप एक बार फिर से सुन लीजिए, मुस्लिमों की आबादी 43.15% बढ़ी है। मुस्लिम इस देश में अल्पसंख्यक हैं। देख लिया भाई किस तेजी से ये बढ़ते आ रहे हैं और इन्हें कितना टाइम और लगेगा। इसलिए आपको बताया है 5 से 10 साल और है। अपनी वोट का इस्तेमाल या तो अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए कर लो या अपने भीख मांगने के लिए कर लो, फैसला आपको करना है। की वजह से इन्होंने देखो कितना बड़ा षड्यंत्र खेला इन्होंने आपस में, हिंदू मुस्लिम भाईचारा ये ड्रामा करके, मतलब हिंदुओं को तो आपस में 80% होते हुए बांट दिया ताकि हिंदू कदे भी एक होकर सोच ना पावे और अपनी सरकार ना बना पावे। बहुमत की सरकार अगर आई तो हिंदुओं के पक्ष में करेगी और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेगी। उसी चीज के खिलाफ ये आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इनमें 70 से 72 जाते हैं मुसलमानों में, ठीक है? इनको फिर भी एक मुस्लिम उसमें जोड़ा गया है। अरे फिर भी थारा दिमाग नहीं सोचता रहा कुछ, फिर भी थारी आंख नहीं खुलती रहे, इतना ज्यादा मर गया हो यार। और इन पिछले 167 सालों का इतिहास उठा के देखो, तुमने इस लालच के चक्कर में, इस भाईचारे के चक्कर में क्या खोया है। 167 साल में 1857 में भारत का कुल क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग किलोमीटर था और 1947 आते आते यही क्षेत्रफल घटकर 41 लाख वर्ग किलोमीटर बच गया था। आज के समय यो क्षेत्रफल 31 लाख वर्ग किलोमीटर बचा हुआ है। 167 साल में भारत की भूमि का लगभग 52 लाख वर्ग किलोमीटर का हिस्सा गंवा चुके हो आप। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, भारत भूमि का यो हिस्सा रक्षा के लायक नहीं था या हमारे अंदर इसके लिए मर मिटने का जज्बा नहीं था? अरे इतनी कुछ तो शर्म करो कि और बाकी का जो 31 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया जो बच रहा है, इस पर भी किराएदार की हैसियत से रहने लग रहे हो। कदे अपने आप ने मकान मालिक समझते हो? किराएदार की हैसियत से रहने लग रहे हो। जिस दिन वक्फ बोर्ड चाहोगा या जिस दिन ये हमारे दुश्मन चाहोगे उस दिन हमारे चूतरा बलात् मार कर बाहर काट देंगे। तुम अपने भीख बटोरे जाओ, अपने बड़का न ठोकरा में लड़ाए जाओ। पहले भी करा है इन्होंने, चोराए दर चोराए हमारे बच्चे के सर पहले भी काटे हैं और आगे भी ऐसी सिचुएशन आओगी। अपना पीछा जोड़ो, ये पीछा थारे अपने बड़कों के लिए कफन तक नहीं खरीद पाओगे इस पैसे से, इतनी ज्यादा बुरी बनेगी, ठीक है ना? अरे हमारी माँ बाणों की पहले भी इन्होंने निवस्त्र करके बोली तक लाई है अपनी। पहले भी भारत कदे सोने की चिड़िया होया करता, हर एक आदमी सक्षम था ना, लेकिन राष्ट्र कमजोर था। राष्ट्र कमजोर था तभी कुछ विदेशी आतंकी आए, विदेशी लुटेरे आए और हमें गुलामी की तरफ धकेल दिया, हमें गुलामी की तरफ ले गए और हमारे साथ इतने ज्यादा अत्याचार करे 332 सालों तक कि हमारी माँ बहनों की निवस्त्र करके बोलियां तक लगाई इन्होंने। ना जाने कितने ज्यादा अत्याचार करे हैं। अगर आप नहीं जागे तो उससे बदतर समय आएगा, ठीक है ना? इनका इतिहास उठा के देख लो, अरे कितने एग्जाम्पल है थार तरह। इनका क्रूर चेहरा तुमने अफगानिस्तान में नहीं देखा या इनका इजराइल में नहीं देखा,
इससे ज्यादा, क्योंकि इनकी मानसिकता ऐसी है, 90 से 95% मोमडनों को इसी कारण मदरसे में पढ़ाया जा रहा है, स्कूल में क्यों नहीं भेजा जाता? क्योंकि इनको भेड़ चाल के हिसाब से भीड़ का हिस्सा बनाया जा सके और राजनीतिक पार्टियां या अपने देश के दुश्मन इनको अपने हिसाब से यूज कर सके। भीख मांगने चल रहे हैं, कम से कम कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो ऐसी शर्म करो भाई। भीख मांग के उसमें रहे, अपनी इतनी औकात ला रहे होगे, तुम सनातनी क्षत्रिय हो गए, अपनी औकात इस फ्री बिजली पानी पर ला रहे होगे। जो मैं लगा रहा को पाकिस्तानी आ गए थारे गेला खिलवाड़ करा तुमने, इस तक बत्ती ऑफर दे देता तो उस ही वोट दोगे भाई। अरे नू देखो राष्ट्र के प्रति कौन खड़ा है, वोट उसी को दो जो राष्ट्र के प्रति खड़ा है, लड़ रहा है। अरे फैसला इब आपने करना है। इन पार्टियों को लेना चाहते हो जो ये सारे बागड़ बिल्ले एक हो रहे हैं, ठीक है, और अपनी वाला इंडिया नाम दे रहा है इन्हें। इंडिया नाम पता है तुमने भारत का किसने दे रहा था? भारत का, हमारे देश का असली नाम भारत है। इंडिया शब्द अंग्रेजों का दिया हुआ है, और सर्च करके देखना इंडिया का मतलब पता है क्या आपने? इंडिया का मतलब है जंगली, ठीक। अर्थम छाती ठोक के कह दो आई एम इंडियन, ये भी इंडिया नाम के गठबंधन बनाकर छाती ठोक के कहने लाग रहे हैं। अरे इंडिया का मतलब तो देख लो के है, को तारता गाली दे के जान लाग रहा है, तुम छाती ठोक कर उस गाली ने बिनु को हाँ मैं हूं है। अरे कुछ तो सर वो कर लो, थोड़ी मोटी बुद्धि होगी ना, बरत तो लो। और अपने हिंदू समाज के लिए 4 लाइन ऐसी कहना चाहूंगा, अगर हमारे हिंदू समाज के वे लोग जिनके अंदर थोड़ा बहुत भी शर्म हया कुछ बाकी बची है, एक बहुत ड्रामा सुनूं ना मैं कि भाई हम अकेले के कर सके हैं, हम अकेले के कर सके हैं। अरे अपने आप ने तो बदल सके है, अपने आप ने बदल कर स्टेप तो था कम से कम, या कायरा की जिंदगी जीन लाग रहा और अपनी आने वाली नस्ल ने नुमा इतने बड़े खतरे की तरफ धकेलन लाग रहा, तू के कर सके है। एक या बात हमेशा जिंदगी में याद रखना, कोई भी चीज है, टारगेट कितना भी मुश्किल है, मंजिल कितनी भी दूर है, अगर मान लोगे तो हार होगी, लेकिन अगर ठान लोगे तो जीत होगी, कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो अब आप फैसला करो, आप हार मानने तैयार हो या जीत के लिए कुछ संकल्प ठानने तैयार हो। वोट डालने से पहले एक बार मेरी बातों को जरूर महसूस करके अपने आप से एक सवाल पूछना, और फिर जित थारा दी जी करे वहां वोट डाल दियो। लेकिन अपने आप से ये सवाल करना, आप आने वाली हमारी नस्लों के लिए क्या बनना चाहते हो? चेतावनी बनना चाहते हो या मिसाल बनना चाहते हो? ठीक है ना, आप अपने आप से ये सवाल करो, और जहां दिल आपका करे वहां वोट डाल दो। जय श्री राम, जय सनातन। सनातन एकता शक्ति, हमारा मुख्य उद्देश्य समाज के सामने सच रखना और जागरूकता लाना है। आप इन वीडियो को समाज जागरूकता के लिए जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं। जय श्री राम, जय सनातन।